जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़िशान रज़ा, फिज़िक्स लेक्चरर। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी तरीके से किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उस रीडिंग के लिए शक होता है। हम 100% श्योर नहीं होते क्या ये रीडिंग सही है या नहीं सही। और ये हर बार नहीं होता, समटाइम्स होता है कि जब आपको फील हो रहा हो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट में गलती है या आपकी कैलकुलेशन करने में गलती आ रही है, या आपके साथी ने अगर कहीं ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसकी वैल्यू और आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही, तब हमारे जहन में ये डाउट पैदा होता है। इसी डाउट को हम एरर और अनसर्टेनिटी बोलते हैं। हम देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या हैं इस लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर के अंदर देखेंगे अनसर्टेनिटी या एरर के फैक्टर्स कौन से होते हैं, कितनी किस्में होती हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं या रीडिंग्स लेते हैं तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट ऑल द एरर एंड अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स की तरफ देखेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर्स। द पॉसिबल फैक्टर्स आर गिवन दिस, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आर गिवन हियर। फर्स्ट वन है जी हमारे पास फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स क्या है? अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही सही ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ऑपरेटर्स की गलती है, और ये भी एक फैक्टर है एरर का आ जाना आपकी कैलकुलेशन के अंदर। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका ना तजर्बाकार होना। अगर तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑपरेटर्स उसने पहली दफ़ा यूज़ करना है, तो डेफिनेट बात है कि उसकी कैलकुलेशन में ये मसाइल आ सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास फैक्टर है। उसके बाद थर्ड वन है, तीसरा फैक्टर होगा हमारे पास इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। जो टेक्निक या मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही दुरुस्त ना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन के अंदर एरर आ सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर की कितनी टाइप्स हो सकती हैं पॉसिबल? पहले हम देखेंगे सिस्टमैटिक एरर होता है, एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर। ये दो किस्म होते हैं एरर के। हम बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो ऑपरेटर्स के अंदर मिस्टेक की वजह से आता है, उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आप पुअर कैलिब्रेशन से मुराद है कि जो आप ऑपरेटर्स ले रहे हैं उस ऑपरेटर्स के ऊपर जो कैलिब्रेटेड वैल्यूज़ हैं वो धुंधली हैं, मिट चुकी हैं। तो डेफिनेट बात है अगर वो कैलिब्रेशन ही दुरुस्त नहीं है तो आप रीडिंग नहीं ले सकते। अगर उनसे रीडिंग ले ली है तो उस रीडिंग में आने वाले एरर को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा ज़ीरो एरर का आ जाना। ज़ीरो एरर समझते हैं, किसी ऑपरेटर्स के अंदर करेक्ट ना होना किसी ऑपरेटर्स का, उसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स में भी आ जाता है, जब उसके जबड़ों को आपस में मिलाते हैं बगैर किसी चीज़ रखे, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में अटैच होता है तो ज़ीरो एरर नहीं होता। लेकिन अगर नहीं होता अटैच तो हम कहते हैं उसमें ज़ीरो एरर है। इसी तरह स्क्रू गेज के केस में भी सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का अगर ज़ीरो इंडेक्स सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं इसमें ज़ीरो एरर है।
अगर आप हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका देख लें कि अगर आपके पास कोई तराजू है, उस तराजू के दोनों पलड़े बग़ैर किसी चीज़ के रखे हम पहले देखते हैं कि अगर पलड़े बराबर हैं तो वो ज़ीरो एरर नहीं है। अगर पलड़े ही बराबर नहीं हैं, अनबैलेंस्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है। यूँ समझ लिए सिंपल वर्डिंग के अंदर, अनबैलेंस्ड ऑफ द ऑपरेटर्स कॉल्ड ज़ीरो एरर। किसी भी ऑपरेटर्स का बैलेंस ना होना वो ज़ीरो एरर कहलाता है। तो ज़ीरो एरर अगर ऑपरेटर्स में है और आपने कैलकुलेट नहीं किया, उसको कैलकुलेट किए बगैर कैलकुलेशन कर ली, तो आपकी रीडिंग में कौन सा एरर आएगा? सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। उसके बाद रैंडम एरर के अंदर क्या आता है जी? रैंडम एरर में आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स, कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं 5 से 7 दफ़ा, फिर 7 से 10 दफ़ा रिपीट किया है। उस रिपीट करने के दौरान आपकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट एक नहीं आ रही, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें फ्रैक्शन स्मॉल सी है। मतलब पहली दफ़ा रीडिंग आ गई 8.6, फिर आ गई 8.5, फिर आ गई 8.7, तो ये क्या है हमारे पास? रैंडम एरर के हिस्से में आते हैं। तो ये रैंडम एरर का आ गया। अब देखते हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के मेथड कौन से हैं, सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर के लिए। अगर सिस्टमैटिक एरर आ रहा है तो आप इस सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म कैसे करेंगे? हम करेंगे ख़त्म बाय कंपेयरिंग द faulty operators with accurate operators। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑपरेटर्स है जिसमें सिस्टमैटिक एरर है, मतलब उसमें ज़ीरो एरर आ गया है या पुअर कैलिब्रेशन लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मैच करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ठीक हो। जैसे कि गिटार है, अब गिटार की अगर आवाज़ सही नहीं है, उसकी हम ट्यूनिंग करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस गिटार को किसी सही वाले गिटार से मैच करवाते हैं। अगर अमूमन देखा जाए तो हमारी अगर घड़ी का टाइम ख़राब हो तो हम क्या करते हैं, उसके टाइम को किसी एक्यूरेट घड़ी के टाइम से मैच कर लेते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर ख़त्म हो जाएगा हमारा। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को ख़त्म करने का प्रोसीजर क्या होगा? हमारे पास चूँकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अब 5 से 7 दफ़ा अगर आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास 5 से 7 ही रीडिंग्स आएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड टेक एवरेज ऑफ दीज रीडिंग्स। जितनी भी रीडिंग्स आई हैं आप उन सभी रीडिंग्स का अगर एवरेज ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।